हेलो, कैसे हैं आप लोग? सॉरी मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन जितने भी मैंने इंडियन इकोनॉमी में एमसीक्यू करवाए थे, वो आप लोगों ने कर लिए हैं। आई होप मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ा-सा टाइम भी कम मिलता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन ये है कि मैंने इंडियन इकोनॉमी का पूरा कवर कर दिया था पिछले एमसीक्यू में, 100 एमसीक्यू में इंडियन इकोनॉमी का है वो। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का करवा दिया था। आज मैं समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन करवा देता हूँ। कल एक और वीडियो बनाऊँगा, बस इतना ही थोड़ा टाइम मिलता है। और जितने भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके जितने भी आस-पास होंगे जो स्टेट का पेपर दे रहे होंगे, हमारे वीडियो को शेयर करें। और कोशिश देखिए, हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के कारण ऑनलाइन क्लासेस हम आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते नहीं हैं। और एस्टेट में इकोनॉमिक्स की देखे मैंने कि एस्टेट में इकोनॉमिक्स को जो है चैप्टर वाइज करवाने वाले या एमसीक्यू करवाने वाले जो है यूट्यूबर्स कम है, या फिर बहुत यूट्यूब पे कम कंटेंट्स है, जिसकी वजह से मैंने सोचा थोड़ा बहुत बना दिया जाए। तो 5-6 वीडियो ही मैं बना पाऊंगा। और मैंने आपसे बोला था कि 50 टू 60 70 मार्क्स का मैं कवर करूंगा। तो कल तक मेरी सारी वीडियो जितने भी स्टेट है 60 टू 70 मार्क्स का कवर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी मेरे स्टेट के वीडियोज मैंने डाले हुए हैं वो आप देखें, और आपका 60 टू 70 मार्क्स का 100 में से कवर हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें करना है जो कि आपको, ठीक है ना, तो जो कि आपको आगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आइए, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं, ये राष्ट्रीय आय का है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय से है, राष्ट्रीय आय का जो टॉपिक्स है इसमें से ये क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन है, देखो, वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, ध्यान रखिए, जो प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है उसे बोलते हैं अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु दो प्रकार की होती है, ध्यान रखिए। एक होता है उपभोग भोग वस्तु, और एक होता है पूंजीगत वस्तु। अंतिम वस्तु क्या होती है? अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है या निवेश के लिए किया जाता है। जो जो उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करेगा उपभोग वस्तु हो जाएगा, जो निवेश के लिए करेंगे उसे पूंजीगत वस्तु। आंसर क्या आ जाएगा? उपभोक्ता वस्तु, है ना, उपभोग के लिए उपभोक्ता। एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कहलाता है। क्या लिखा हुआ है? एक वर्ष में सभी वस्तुओं का उपभोग, सभी वस्तुओं का मतलब समग्र मांग होगा। सभी वस्तुओं का उपभोग क्या कहलाता है? समग्र मांग। समग्र उपभोग नहीं, समग्र उपभोग का कोई कंसेप्ट नहीं, समग्र मांग होता है। क्योंकि हम मांग, उपभोग क्या है? मांग ही तो है। एक लेखा वर्ष में हम कितना उपभोग करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास नहीं दिया होगा, टेंशन ना लें। परिवारों द्वारा उपयोग की गई सब्जियां कहलाती है पूंजीगत वस्तुएं? बिल्कुल नहीं, पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसका उपभोग जो है, जिसका यूज हम किसी चीज को बनाने में करते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह हो गया। मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो किसी चीज को बनाने में यूज होता है, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह, ये कच्चा माल हो गया। उपभोग वस्तुएं वो होगी जो हमें प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है। सब्जियां क्या हो गई हमारे उपभोग वस्तु। आगे बढ़ता है सब्जियां। नेक्स्ट, अगर इसमें लिखता है हरी सब्जियों का उपभोग या उपयोग करना सब्जी बनाने के लिए, तो हम मध्यवर्ती वस्तु, सिर्फ बोल रहा है हरी सब्जियां क्या है, तो उपभोक्ता वस्तु। परिवार द्वारा अपनी रसोई में उपभोग किया गया फ्रूट, फूड प्रोसेसर। फूड प्रोसेसर क्या है? अंतिम वस्तु है, वो भोग वस्तु है। बताइए क्या है फूड प्रोसेसर? क्या है? वो हमारा भोग वस्तु है। वैसे हम ये किसी चीज को फूड प्रोसेसर जो था खाना बनाने के लिए होता है, तो पूंजीगत वस्तुएं ये अंतिम वस्तुएं, ठीक है बेटा। अंतिम वस्तुएं पूंजीगत वस्तु जो किसी चीज जो इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, तो आप सॉरी, इसमें आएगा पूंजीगत वस्तु। अंतिम वस्तु भोग वस्तु है, तो हमें डायरेक्ट सेटिस्फाई करेगा।
चीन चीन मैंने बोला था ना, उपभोग वस्तुएं देखिए ऊपर एक बार, पूंजीगत वस्तुएं जो लंबे समय के लिए किसी चीज को यूज करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी चीज को बनाने के लिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए एसी है मेरा, एसी जो है वो क्या है, वो मेरे लिए पूंजीगत वस्तु, वो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे वो पूंजीगत। फूड प्रोसेसर जो हो जाएगा वो हमारा इन्वेस्टमेंट, लंबे समय तक चलता रहेगा। चीनी के उत्पादन के लिए गन्ना, अब चीनी के लिए गन्ना क्या होगा, कच्चा माल हो जाएगा, तो मध्यवर्ती वस्तु। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखिए, यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी गई है, तो वो क्या कहलाएगी। देखो, कार वाला जो खरीदता है वो क्यों खरीदता है, कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो एक अंतिम वस्तु है। लेकिन वही एक कार डीलर खरीदता कार को बेचने के लिए, तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, जो किसी चीज को आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, पुनः उत्पादन के लिए यूज किया जाए, पुनः उत्पादन के लिए यूज किया जाए, या रीसेल के लिए यूज है, या पुनः बिक्री के लिए यूज किया, वो हमारा मध्यवर्ती वस्तु। आगे बढ़ते हैं। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है, टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ, एकल वस्तु, एक ही बार यूज होने वाला, बिल्कुल नहीं, ये तो टिकाऊ वस्तु में। देखो, अर्ध टिकाऊ होता है कपड़े वगैरह, आप 1 साल 2 साल पहनते हैं, जो लंबे समय के लिए चलेगा वो टिकाऊ। अर्ध टिकाऊ जो 1-2 साल के लिए चलते हैं, जैसे चप्पल जूते वगैरह हो गए। और एकल जो एक ही बार यूज होता है, जैसे दूध वगैरह हो गया, ब्रेड वगैरह हो गया। और टिकाऊ वस्तु हो जाएगा रेडियो, टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अर्ध टिकाऊ वस्तु है। बोला अर्ध टिकाऊ मतलब कुछ दिन चलेगा, तो कौन सा कुछ दिन चलेगा, देख लेते हैं। रेडियो टिकाऊ वस्तु में आता है, कपड़े, दूध। अर्ध टिकाऊ कुछ दिन टिकने वाला, मैंने बोला था ना, क्या आ जाएगा, देखो ये अर्ध टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ, ये क्या हो जाएगा, तुरंत खराब भोग वस्तु। और ये क्या हो गया, ये टिकाऊ वस्तु आ जाएगा। ठीक है। ये बाह्यताएं, देखो बाह्यताएं क्या होता है, जो इकोनॉमी को पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारे इंडिया में सीएनजी से चलने वाले कार जो बनाने वाली कंपनी है, सीएनजी प्रोड्यूस करने वाली हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री इंडिया में आई है, उससे क्या होगा, इकोनॉमी में पॉल्यूशन कंट्रोल हो पाएगा। तो ये पॉजिटिव धनात्मक बाह्यता है, मतलब धनात्मक यानी पॉजिटिवली हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। जो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा वो ऋणात्मक बाह्यताएं। बाह्यताएं धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। आइए नेक्स्ट, वास्तविक राष्ट्रीय आय से अभिप्राय क्या है। देखो, दो होता है, एक होता है वास्तविक राष्ट्रीय आय, एक होता है मौद्रिक व राष्ट्रीय आय। मौद्रिक, मौद्रिक। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष के हिसाब से किया जाए, या पिछले वर्ष की कीमतों के हिसाब से किया जाए, या स्थिर कीमतों के हिसाब से किया जाए। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होगा, स्थिर कीमतों के हिसाब से किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पिछले, ये नहीं, ये 12वां क्वेश्चन देखिए, पूंजीगत वस्तुएं, ये हट कर देते हैं। पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं क्या होंगी, जिस जो लंबे समय के लिए यूज होता है, जो किसी चीज को बनाने में, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर हो गया, लंबे समय के लिए हम यूज करते हैं। एसी हो गया मेरे लिए, पूंजीगत वस्तु है, तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक यूज हो, तो सही। जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक यूज होगा, बिल्कुल गलत है। जिनका मूल्यह्रास की हानि शामिल होती है, ये भी सही है बिल्कुल। आंसर ए और सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पूंजी, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होगी तो पूंजी में लाभ हो गया, पूंजी निर्माण, ध्यान रखिएगा। पूंजी में स्टॉक में वृद्धि होती है तो पूंजी निर्माण होता है। जैसे मैंने एक लैंड जमीन खरीदी, भूमि खरीदी, एक और खरीदी, ये पूंजी क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है। ठीक है ना, पूंजी में वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक मतलब पूंजी में हमारे पास संपत्ति में वृद्धि हो रही है, तो पूंजी निर्माण हो रहा है एक्चुअली। नेक्स्ट है शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश n इक्वल्स टू होता है g माइनस डेप्रिसिएशन। शुद्ध निवेश तो सकल माइनस मूल्यह्रास, ये क्या होगा, सकल
माइनस मूल्यह्रास। देखिए कहाँ, सकल निवेश माइनस मूल्य, आंसर करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण होते हैं। शुद्ध पूंजी निर्माण क्यों होता है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि, मूल्यह्रास में वृद्धि, लाभ में वृद्धि या लागत में वृद्धि? ये आ जाएगा उत्पादन क्षमता में वृद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। निम्न में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है? मूल्यह्रास का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना। और किसी भी चीज की वैल्यू कम कब होती है? जब उस चीज को यूज करेंगे, पहला कारण। दूसरा, उसकी टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाए, मतलब उससे अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है ना, या सामान्य टूट फूट। तो इसके तीन कारण है, मैं बता देता हूँ आपको। पहला है सामान्य टूट फूट, दूसरा है टाइम हम यूज करेंगे तब, या उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, डिमांड कम हो जाए तो भी वैल्यू हमारी कम हो जाती है। तो इसका आंसर जो आएगा, देखिए क्या आएगा इसका आंसर। बाजार में आई गिरावट के कारण ये भी होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सामान्य टूट फूट, एक तो ये बिल्कुल सही है, बाढ़ के कारण नहीं, पूंजी की मूल्यह्रास नहीं होता, बाजार में आई गिरावट के कारण ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट, निम्न में से अप्रचलित का कौन सा कारण है? अप्रचलन, ठीक है ना, कौन सा कारण है? तकनीक, अप्रचलन मतलब वही मूल्यह्रास। क्या हो जाएगा? मांग में कमी, प्राकृतिक आपदाएं, अप्रचलन मतलब इसे बोलते हैं पूंजी की हानि। अप्रचलन क्या होगा? प्राकृतिक आपदाओं के कारण। करेक्ट, सी बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां 19वां कीजिए, एक मिनट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18वां 19वें का आंसर क्या होगा? चलिए, एक चीज में थोड़ा ध्यान देता हूँ, अप्रचलन। बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इसको ठीक कर लेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस ये होता है तकनीक में परिवर्तन के कारण, इसको ठीक कर लेना। सॉरी इसके लिए, तो मैं इस हिंदी वर्ड को पहचान नहीं पाया। इसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब तकनीक में परिवर्तन के कारण होता है। निम्न में से प्रत्याशित अप्रचलन का कारण कौन सा है? प्रत्याशित मतलब एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड क्या मतलब जो अप्रत्याशित मतलब मतलब क्या कह सकते हैं, ये समय के साथ, तो मांग में परिवर्तन के कारण, चेंज इन टेक्निक के कारण, ठीक है ना, और बी और सी। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो आएगा प्रत्याशित बी और सी, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रति इकाई समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा कहलाती है। देखिए, प्रति इकाई समय, समय निश्चित समय अगर बिंदु पर मापते हो तो उसे बोलते हैं स्टॉक, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। और एक ओवर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हो एक निश्चित समय में, उसे बोलते हैं प्रवाह। प्रवाह कब होता है? निश्चित समय में, एक विशेष समय में कह सकते हैं, विशेष विशेष समय में मेजर करोगे तो वो हमारा स्टॉक होगा, प्रवाह होगा, फ्लो होगा। जैसे स्पीड, आपकी स्पीड क्या है? प्रवाह है, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या है? आपका स्टॉक है। डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, जो चेंज नहीं होगा वो हमारा स्टॉक होगा, जो चेंज होगा वो प्रवाह होगा। मात्रा जिसको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं, निश्चित बिंदु पे क्या हो जाएगा? हमारा प्रवाह, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, परिवार की आय किस चर का कहलाती है? इनकम जो है हमारा स्टॉक है, प्रवाह है, प्रवाह चेंज होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? प्रवाह स्टॉक, या सॉरी फ्लो नहीं है। फ्लो, पूंजी निर्माण इन्वेस्टमेंट फ्लो है, जो नहीं है बता रहा हूं। एक, विदेशों में मुद्रा की पूर्ति। आय, आय क्या है?
हाई प्रवाह है, छत में पानी, ये आ जाएगा। नहीं, छत से पानी निकल रहा है, ये भी प्रवाह है। तो ये तीनों प्रवाह है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ये आ जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर देते। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं, प्रवाह चर है, प्रवाह मतलब स्टॉक, कौन सा स्टॉक है, सॉरी फ्लो है, कौन सा फ्लो है, भोग फ्लो है, धन फ्लो है, धन की मात्रा ये नहीं है, ये स्टॉक। धन की मात्रा में बढ़ेगा कम होगा तब वो प्रवाह होगा, ताकि ये स्टॉक। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर है, स्टॉक जो फिक्स रहेगा, पूंजी पर ब्याज, मुद्रा पर व्यय, उपरोक्त सभी दिल्ली और मनाली के बीच दूरी, ये बिल्कुल सही है। मुद्रा का व्यय, स्टॉक से उपरोक्त सभी आ जाएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। ध्यान रखिएगा, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, अगर मुद्रा का प्रवाह होगा तो मौद्रिक प्रवाह होगा, लेकिन वस्तुओं का सेवाओं का प्रवाह है तो वो वास्तविक प्रवाह हो जाएगा। दिल्ली तथा आगरा के बीच इतना जरूरी रफ्तार से कार चल रही, रफ्तार से कार चल रही है तो प्रवाह हो जाएगा, का प्रवाह के चलो देखो, दिल्ली तथा आगरा के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला कार सम्मिलित करती है, क्या करती है, स्टॉक, केवल स्टॉक को, केवल प्रवाह को, ठीक है ना। एक मिनट, एक तो देखो स्पीड क्या होगा, प्रवाह, ठीक है, और 120 किलोमीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, तो दोनों आ जाएगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर इसका सी आ जाएगा। एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं के बराबर मूल्य कहलाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को बाजार मूल्य को कहा जाता है। याद रखिए, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के उत्पादित अंतिम वस्तु, जीडीपी एट एमपी, तो क्या बोलेंगे, बाजार कीमत पर जीडीपी एट एमपी बोलेंगे। घरेलू सीमा है तो जीडीपी, और बाजार कीमत है तो एमपी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बाजार कीमत पर जीडीपी एट एमपी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 24 का। नेक्स्ट 25 देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है एनएनपी एट एफसी, एनपी एट एफसी क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय का दूसरा नाम है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। देखिए, जो हमसे नए नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये पेपर खत्म, स्टेट के पेपर खत्म होने से ही कम से कम आप इस वीडियो को 10 से 15,000 लोगों तक भेजिए, ठीक है। पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर भेजेंगे, है ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कि मैं आप कभी भी स्टेट वगैरह के लिए जो है ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाया मैंने कभी, और इस बार देखा कि वीडियोस थोड़ी कम है क्लासेस की, तो वीडियो बनाते हैं, और इसलिए लिमिटेड, इसलिए मैंने 5-6 वीडियो ही बनाया है जिसमें मैंने कवर करने की कोशिश करी है सारे टॉपिक्स। जीडीपी, घरेलू उत्पाद किसके बराबर है, चलिए जीडीपी किसके बराबर है, नहीं घरेलू उत्पाद को, सॉरी, घरेलू उत्पाद को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, ध्यान रखिएगा, एनडीपी एट एफसी को बोलते हैं घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद। तो कहीं देखिए जीडीपी एट एमपी है क्या, और जीडीपी एट एमपी निकलता है राष्ट्रीय में से माइनस कर देंगे, बाहर से आता है क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है ना। देखिए, मैं आप लोगों के साथ ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आंसर की लेके देखा मैंने फिर मैंने आपको करवाया, तो आपके साथ हो सकता है एक आध दो ऊपर नीचे हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं कभी आंसर देख के मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, और गलतियां नहीं होंगी ये गारंटी है, एक आध दो अगर मिस्टेक हो जाए, लेकिन वैसे गलतियां नहीं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अनुमानित किया जाता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का फॉर्मूला होता है, देखो एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, मैंने इकोनॉमिक्स 17-18 साल से पढ़ाया है, तो इसमें छोटी छोटी गलतियां जनरली नहीं होती है, कुछ बच्चों के 100 मार्क्स भी आए हैं इकोनॉमिक्स में, तो गलतियां जनरली नहीं होती, कोशिश ये रहती है, बाकी गलतियां तो इंसान। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, आंसर दिया जाएगा करेक्ट आंसर। आगे यदि एमपीसी, ध्यान रखिएगा एमपीसी इतना है, देखिए एमपीसी का फॉर्मूला होता है
डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है ना। तो एमपीसी अगर 0.6 है तो चलो पुट करके देख लेते हैं 0.6, और आई में परिवर्तन, आई में वृद्धि मतलब 100 डेल्टा वाई, आई में वृद्धि कितना है तो डेल्टा सी कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 60 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि एमपीएस 40% है, देखो एमपीएस का मतलब होता है 40% का मतलब ऐसे 40/100, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, आप समझ जाओ ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, क्या कह रहा है निकालने के लिए। तो यदि एमपीएस 40% है तो एमपीसी क्या होगा, इसको सी कर लीजिएगा भाई। एमपीएस अगर 40% है इसका मतलब ये है 0.4, एमपीसी क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीएस, तो 1 माइनस 0.4 करोगे तो आप क्या जाएगा 0.6, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं 60%, तो आंसर कितना आ जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है, चलिए राष्ट्रीय इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी, बहुत बढ़िया, माइनस एनएफआई है, बिल्कुल नहीं ये गलत है। राष्ट्र जी एनपी एट एफसी, तो जी एनपी एट एमपी, एफसी इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी, ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत प्रयोज्य परिवार बचत किया जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पहले 12th में कभी होता था। आगे बढ़ते हैं, बाजार कीमत तथा कारक लागत की अवधारणाओं में अंतर, देखिए एमपी और एफसी, इसके बीच का जो वो होता है वो होता है एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से होता है, इसकी वजह से होता है इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से होता है, तो एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष की वजह से होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। बाजार कीमत और कारक लागत की अवधारणाओं का अंतर, अच्छा एमपी और एफसी कह रहा है बाजार कीमत तथा साधन लागत की अवधारणाओं का अंतर, एफसी इक्वल टू होता है एमपी माइनस एनआईटी, और एमपी इक्वल टू होता है एफसी प्लस एनआईटी। अब देखिए क्या है इसका ऑप्शन, बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष का, इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, साथ साथ करते रहे। इनमें से किसके मूल्यह्रास शामिल होता है, किसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड होता है, बाजार में नहीं होता है। एन में देखो नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन माइनस करके, ये दोनों तो होगा नहीं, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड होता है, मूल्यह्रास ऐड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सामान्य निवासियों का उदाहरण है, भारत में स्थित विश्व व्यापार संगठन बाहर की संस्था है, बिल्कुल नहीं होगी। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यालय में काम करने वाले जर्मनी निदेशक, बिल्कुल नहीं। भारत में शेष विश्व का राजदूत शेष विश्व में भारत का राजदूत, ये आएगा, ये नहीं, ये सब बाहर के हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके पास उतना टाइम है नहीं, ठीक है, देखते हैं फटाफट। राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, वृद्धा पेंशन बिल्कुल नहीं भी होता, यह हस्तांतरण आय है। हस्तांतरण आय कभी शामिल नहीं होता है, वो होता है कारक आय शामिल होता है, साधन लागत साधन आय शामिल होता है। नेक्स्ट, भारत में अनिवासी भारतीय द्वारा अपने परिवार को भेजी गई राशि, देश विश्व में हस्तांतरण, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। भारत में अनिवासी भारतीय द्वारा, ये आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हस्तांतरण में से कोई नहीं आंसर आएगा, क्योंकि ये भी ट्रांसफर पेमेंट है, हमारे इंडिया का जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो भेज रहा है कोई परिवार वाला उनके लिए। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होता है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, वस्तु का विनिमय नहीं होता है। चलिए सीधा करेक्ट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं विनिमय प्रणाली की विशिष्ट विशेषताएं है, विनिमय का एक सामान्य माध्यम, अच्छा गलत है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ये होता है, इसमें नहीं मिलता, थोड़ा मुश्किल होता है। लेखा एक सामान्य इकाई, स्थगित भुगतान का आधार, विशिष्ट विशेषताएं है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा दोहरा संयोग। ये ढूंढ पाना मुश्किल होता है कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो सामने वाला भी इस चीज पे सहमत होना चाहिए एक्सचेंज। 38वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामान्य रूप से स्वीकृति भाषा है, कोई भी वस्तु जिसका साधारण मूल्य संचय के रूप में, कोई भी वस्तु जिसका सोने की एक निश्चित दर पर, कोई भी वस्तु जिसे बैंक सरकार
स्वीकार करने में तैयार होती है। अच्छा, कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से, ये आएगा। देखो, मुद्रा वो होता है जिसको सामान्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का हस्तांतरण, बिल्कुल भी नहीं। मूल्य का मापन का सबसे पहला काम होता है विनिमय का माध्यम। देखिए कहीं ना कहीं होगा इसका विनिमय का माध्यम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है। ठीक है, वह मुद्रा जो सकल प्राप्तकर्ता तथा आधारकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित किया जाता है ना। ठीक है ना, देखो जो परस्पर आधार विश्वास पे किया जाएगा उसे बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी, फिड्यूशरी मनी वो होता है, फिड्यूशरी मनी वो होता है जो एक ट्रस्ट पे एक्सेप्ट होता है। ठीक है ना, साख मुद्रा बिल्कुल नहीं। आदेश मुद्रा को बोलते हैं फिएट मनी। फिर न्यास मुद्रा आ जाएगा। ठीक है, पूर्ण कार्य मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसका मौद्रिक मूल्य और वास्तविक मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। बराबर, अलग अलग होगा, बाजार में बराबर होता है, यानी जिसका वास्तविक मूल्य और धातु मूल्य बराबर हो। आगे बढ़ते हैं, वह मुद्रा जो सरकार के आदेश पर हो तो उसे आदेश मुद्रा। छोटी छोटी टर्म्स जो आपको याद हो। ठीक है ना, बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। कम से कम 4000 मिनिमम, ज़्यादा नहीं, 4-5 हज़ार लोग कम से कम इस वीडियो से जुड़े होंगे। ठीक है ना, और ये आप ही कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए जो भी पेपर अभ्यर्थी हैं। फेसबुक पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए, जब मुद्रा का मौद्रिक मूल्य मुद्रा के वास्तु मूल्य से अधिक होगा, यानी मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु के मूल्य से अधिक होगा, तो बोलते हैं साख मुद्रा। वस्तु के मूल्य का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 5000 का नोट है। ठीक है ना, 5000 के 500 के नोट, सॉरी मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास 500 के नोट है। ठीक है ना, अब इस 500 के नोट में को बनाने में 500 रुपए तो लगे नहीं होंगे, नहीं लगे होंगे, बिल्कुल नहीं लगे होंगे। तो क्या है, इसका 500 जो है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है लेकिन वस्तु मूल्य कम है, इसको बनाने का खर्चा कम लगा है, तो उस टाइप की मुद्रा को बोलते हैं साख मुद्रा। स्थगित भुगतानों के माप के रूप में मुद्रा के कारण उत्पत्ति हुई, स्थगित भुगतानों के माप के रूप में मुद्रा के कारण उत्पत्ति हुई है। स्थगित भुगतान के कारण क्या हुआ बताओ, वस्तु बाजार की, वित्तीय बाजार की। क्वेश्चन है, स्थगित भुगतान के माप के रूप में मुद्रा के कारण उत्पन्न हुई वस्तु की मांग। क्या कह रहा है, स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान वो भुगतान होता है जो फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट को बोलते हैं, आज ना करके फ्यूचर में करो, उसे बोलते हैं स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान के माप के रूप में मुद्रा के कारण उत्पत्ति हुई है वस्तु बाजार की, वित्तीय बाजार की, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुद्रा M1 का माप है। M1 का फॉर्मूला होता है समय अवधि, बिल्कुल नहीं, मांग जमाए। M1 का फॉर्मूला होता है, आगे क्वेश्चन आएगा, P प्लस DD प्लस OD। करेंसी, मांग जमाए और अन्य जमाए, अन्य जमाए, ये मांग जमाए। ठीक है, इन सबको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। बैंक मुद्रा वह मुद्रा है जो RBI जारी करती है, अच्छा, सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आगे भी देख लेते हैं इसका ऑप्शन, बैंक मुद्रा साख सृजन के रूप में सृजित की गई, इनमें से कोई नहीं। बैंक मुद्रा कौन सी होती है, बैंक मुद्रा जो साख सृजन में की गई है, करेक्ट। भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, हमारे इंडिया में पैसा का, देखो मुद्रा पूर्ति 3 करते हैं, सरकार नोट सिक्के छापती है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉइन्स छापती है, और कमर्शियल बैंक भी हमारे लिए पैसे लोन वोन लेना होता है, ये भी पूर्ति करते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर इसका आ जाएगा। मांग जमाई क्या होता है, जिसको आप कभी भी निकाल सकते हो चेक के थ्रू। देखिए, मांग जमाए मांगने पर निकलवाए जा सकते हैं, कैश चेक जमाए।
भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने के 4 विकल्प बताइए, M1, M2, M3, 4। इनमें से M1 क्या होता है? C प्लस DD प्लस OD। मैंने बोला करेंसी, मांग जमाएं और अन्य जमाएं। तो इसका देखिए क्या आ जाएगा, जनता के पास करेंसी, मांग जमाएं और अन्य जमाएं। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा C। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा जो हमारे इंडिया में होता है वो एक स्टॉक होता है, सीधी सी बात। भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं क्योंकि एक निश्चित समय तक मुद्रा सरकार पैसा छाप के देती है। जो एक निश्चित समय तक फिक्स रहे उसे स्टॉक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मुद्रा पूर्ति हमेशा नहीं होती, सरकार एक बार छाप के देती है 10 साल 20 साल के लिए, ठीक है ना, तो स्टॉक में आएगा। भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं, कौन करता है? सरकार करती है भाई, वित्त मंत्रालय करती है। RBI तो नोट छापती है, भारतीय स्टेट बैंक तो कुछ नहीं करती है, शहरी विकास मंत्रालय कुछ भी अलग ही होते हैं। मुद्रा की उत्पत्ति ने, देखिए मुद्रा की उत्पत्ति ने एक वस्तु की क्रय विक्रय गतिविधियों को पृथक कर दिया है। एक वस्तु की क्रय विक्रय गतिविधियों, एक व्यक्ति की एक व्यक्ति की क्रय विक्रय गतिविधियों को पृथक कर दिया है। एक व्यक्ति की क्रय विक्रय गतिविधियों को समायोजित कर दिया है, क्रय विक्रय के क्षेत्र में विस्तृत कर दिया है। मुद्रा की क्या हो गया, उत्पत्ति से क्या हो रहा है, एक व्यक्ति की क्रय विक्रय गतिविधियां पृथक हो गई, अलग अलग हो गई और विस्तार भी हुआ है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट जारी करने के लिए की जाती है? देखो, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली इसे बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उच्च शक्ति मुद्रा के बराबर। देखिए उच्च शक्ति मुद्रा कौन सी होती है? जो RBI जो भी पैसा छापती है तो बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट थोड़ा सा मैसेज कर दूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। वाणिज्य बैंक मुद्रा का सृजन करती है, कैसे? मांग जमा, विनिमय के विनियोग माध्यम से, ट्रेजरी बिल से, समयावधि जमाओं से। तो सीधा आंसर है मांग जमा या प्राथमिक जमा। वाणिज्य बैंक जनता से जमाएं स्वीकार करती है, चेक जमाओं के रूप में, गैर चेक के जमाओं के रूप में, दोनों कर सकती है भाई। जमाएं स्वीकार करनी है, चेक कर दो वैसे कर दो, क्या दिक्कत? इनमें से कौन सी अवधारणाएं बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है। कौन सी बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है, बैंकिंग व्यवस्था में क्या होता है? राजकोषीय नीति, किस बैंक दर, बिल्कुल। साख निर्माण, बिल्कुल। नगद आरक्षण, ये भी ठीक है। राजकोषीय घाटे का मतलब नहीं, इससे राजकोषीय घाटा एक अलग चीज हो जाता है, बजट का पार्ट। आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर बी। चेक जमाएं वो जमाएं हैं जिनके बदले में किसी भी प्रकार से चेक जारी किया जा, किसी भी समय चेक जारी किया जा सकता है, जिनके बदलने में कोई मुद्रा निकलवाई नहीं जा सकती। अच्छा, जिनको निश्चित अवधि की जमाएं कहा जाता है। अच्छा, उपरोक्त सभी चेक जमाएं जिसको क्या कर सकते हैं, जिनमें बदले कोई भी मुद्रा निकलवाई नहीं जा सकती। चेक जमाएं हमने जमा किया, कभी भी निकाल सकते हैं बाद में पैसा, जिनके बदले किसी भी समय चेक जारी किया जा सकता है, ठीक है। जिनका निश्चित अवधि में, जिनको निश्चित अवधि जमाई कहते हैं। आंसर ए आ जाएगा, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है। निश्चित अवधि जमाई कहा जाता है, अवधि जमा नहीं होता, ये आ जाएगा इसका। बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता की व्यय को बढ़ाता है। अच्छा, बैंक क्रेडिट कार्ड थोड़ी ना बोलता है कि आप अपनी खर्चे बढ़ा दीजिए, वो तो यूज पे डिपेंड करता है। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो इसमें अगर हम सी भी कर सकते, कहता है बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड क्या उपभोक्ता की आय व्यय बढ़ता है, व्यय बढ़ता है, वो बढ़ाता नहीं है।
वह बढ़ता है। और हाँ तो ठीक है, देखिए क्रेडिट कार्ड होता है तो हम खर्च कर देते हैं और हमारी मांग भी बढ़ जाती है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन ही गलत, लेकिन वह को बढ़ाता नहीं, वह बढ़ जाता है, वह बढ़ता है, वो बढ़ाता है, यहाँ पे जबरदस्ती वाली बात नहीं है, वह बढ़ जाता है, क्योंकि इनकम नहीं भी होती उनकी कैपेसिटी, तो भी वो बेचारे खरीद लेते हैं, बाद में पेमेंट करते हैं, बाद में बेचारे करने। वाणिज्य बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण, लाभ अर्जित करना, लोगों को सेवा करना। बिल्कुल भी नहीं करता है, आपका लाभ कमाना, ठीक है ना। आरबीआई नहीं है, आरबीआई का मेन होता है उनका समाज सेवा करना। भी वाणिज्य बैंक के लाभ उद्देश्य से हमारे पैसे जमा करती है और हमें लोन, ये ध्यान रखना है। फटाफट करते हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अधिकतम साख को वाणिज्य बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकता है, आधारित होता है। अधिकतम साख को वाणिज्य बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकता है, आधारित होता है किस पे? अधिकतम साख वाली, वो डिपेंड करता है आप पे वैधानिक तरलता अनुपात, है ना। नेक्स्ट, समय अवधि जमाएं वो जमाएं होती हैं जिसको एक निश्चित समय के बाद ही निकाल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। जिनके बदले किसी भी समय चेक जारी किया नहीं किया जा सकता। अच्छा, जिनके बदले में जमाकर्ता को कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ये भी गलत है, ब्याज तो खूब मिलता है इसमें। जो मुद्रा की पूर्ति M1 का माप का एक भाग है, बिल्कुल नहीं है, तो करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि समय मांग जमाएं, समय अवधि जमाओं को चेक वैक नहीं मिलता, एक फिक्स टाइम के बाद ही आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, फटाफट देखिए, 38 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो लंबी हो जाएगी, टाइम कम है। आप लोग सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, वीडियो भी देखते रहें, मेरे 5 और 6 वीडियो देख लेंगे तो आपका 60 नंबर का आराम से हो जाएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मांग जमाओं का वह प्रतिशत जो वाणिज्य बैंकों को अपनी तरल संपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है। मांग जमाओं का वह प्रतिशत जो वाणिज्य बैंकों को अपनी तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है, SLR कहलाता है। CRR वो अमाउंट होता है जो हर वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक, RBI के पास रखता है, और SLR वो अमाउंट होता है जो हर वाणिज्य बैंक अपने पास रखता है, ठीक है ना। भारत में परिचालित नगद कोष कहलाते हैं, ठीक है ना, परिचालित नगद कोष कहलाते हैं। केंद्रीय बैंक एक देश का सर्वोच्च बैंक है। चलिए 2 क्वेश्चन कीजिए फटाफट, एक कॉल देख लेता हूँ, फटाफट ये 2 क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है ना। चलिए, भारत में परिचालित नगद कोष, नगद कोष SLR RBI के पास रहता है, CRR सॉरी SLR कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, ये RBI के पास रखता है, ये आ जाएगा। कैशियर मनी बोलते हैं, कैशियर कैश। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोत्तम बैंक है। अच्छा, देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही। करेंसी जारी करता है, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय बैंक है, कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। साख नियंत्रण से अभिप्राय है केवल साख का संकुचन, केवल साख का विस्तार, मुद्रा पूर्ति का विस्तार एवं संकुचन, दोनों आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डी। चलिए देखिए, साख नियंत्रण में दोनों होता है, मुद्रा का विस्तार भी होता है और संकुचन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? नहीं है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव पूछ रहा है, बैंक दर है, CRR है, SLR है, प्रतिबंधित तरलता दर, ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का
मौद्रिक नीति के साख नियंत्रण का एक मात्रात्मक नहीं है। मात्रात्मक, देखो मात्रात्मक में आता है बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया। एक होता है RR, रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो रेट बोलते हैं। खुले बाजार की क्रिया है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 70। साख नियंत्रण के उपाय के रूप में खुले बाजार की क्रिया क्या करते हैं? साख नियंत्रण करना है कि उपाय के रूप में खुले बाजार की क्रिया में क्या होता है? वाणिज्य बैंक शेयर का खरीदता बेचता है। देश के केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण एक उपाय के रूप में खुले बाजार की क्रियाएं की जाती है। कौन करता है? एक देश का केंद्रीय बैंक ये करता है। RBI क्या करता है? गवर्नमेंट के शेयर खरीदता बेचता है। देखो खुले बाजार की क्रिया वही क्रियाएं होती हैं एक देश का केंद्रीय बैंक सरकारी शेयर्स और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीमांत आवश्यकता में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में साख की उपलब्धता, आवश्यकता बढ़ गई, साख की उपलब्धता क्या होगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? सीमांत आवश्यकता का मतलब होता है कि हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हमारी जरूरत बढ़ गई, तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में साख की उपलब्धता बढ़ेगी कि कम होगी? हमारी एक्स्ट्रा जरूरतें हो गई तो क्या हो जाएगा? पैसा कम हो जाएगा, तो साख की कमी होगी। यदि मुद्रास्फीति को रोकना है महंगाई को रोकना है, तो सबको कम कर दो, सबको बढ़ा दो, CRR को बढ़ा दो, रेपो रेट को बढ़ा दो, SLR को बढ़ा दो, सब बढ़ जाए। SLR को बढ़ा, CRR को कम कर दो, बिल्कुल नहीं। CRR को कम कर दो, सर ये भी नहीं। CRR दोनों को बढ़ाओ, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि मंदी को रोकना है तो रेपो रेट, मंदी को रोकना है, मंदी मतलब मुद्रा अस्फीति मतलब कमी, लोगों की डिमांड कम है, तो रेपो रेट को कम की आवश्यकता है, बिल्कुल सही। CRR को कम करने की आवश्यकता, दोनों आंसर आ जाए। फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं। नेक्स्ट, CRR में वृद्धि वाणिज्य बैंकों को संकेतित करती है। CRR में वृद्धि क्या होगा? नकदी के रूप में अधिक कोष रखने पड़ेंगे, हाँ, सस्ती मुद्रा नीति अपनाने की, ये आ जाएगा। इसका आंसर करेक्ट आंसर है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR के अनुसार वाणिज्य बैंकों को अपनी तरल संपत्ति को नगद कोषों के माध्यम से उत्पन्न करने की आवश्यकता है। स्वर्ण कोषों के अनुमोदित प्रतिभूतियों के माध्यम से उत्पन्न करने की आवश्यकता है। उपरोक्त सही। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वैधानिक तरलता अनुपात के अनुसार वाणिज्य वैधानिक अनुपात बैंकों को अपनी तरल संपत्ति को नगद कोषों के माध्यम से उत्पन्न करने की आवश्यकता है। नगद कैश, स्वर्ण कोष तो ये तो होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। प्रतिभूतियों के माध्यम से क्या जाएगा? नगद कोष। आगे बढ़ते हैं। भोग फलन क्या होता है? आय और उपभोग के बीच संबंध को बोलते हैं। आय और उपभोग के बीच के संबंध भोग फलन बोलते हैं। करेक्ट आंसर 76। देखिए आपकी सब बेसिक चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से डीप में पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और बाकी जो बड़े बड़े जो थॉट्स हैं वो तो खैर आप कम समय में क्या ही पढ़ पाइए। भोग प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? भोग प्रवृत्ति का मतलब होता है उपभोक्ता का अधिक उपभोग की ओर झुकाव, भोग तथा आय का अनुपात, आय का स्तर जिस पर उपभोग व्यय के बराबर हो, अतिरिक्त आय के उपभोग में अतिरिक्त क्या जाएगा? भोग प्रवृत्ति का मतलब कितना हम खर्च कर रहे हैं अपनी। नेक्स्ट देखिए, APC कह रहा है औसत उपभोग प्रवृत्ति, इसका फॉर्मूला होता है C/1। APC का फॉर्मूला C/1, ये होता है MPC का फॉर्मूला, ठीक है, सॉरी MPC का फॉर्मूला डेल्टा C/डेल्टा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मैंने बोला MPC डेल्टा C/डेल्टा है, तो क्या आ जाएगा इसका? नेक्स्ट, बचत प्रवृत्ति क्या होता है? अपनी इनकम के हिसाब से बचत पे खर्च करना। नेक्स्ट, अभी हमने उपभोग प्रवृत्ति पढ़ा, तो इसी तरह बचत प्रवृत्ति था। बचत फलन क्या होता है? आय और बचत में पाए जाने वाले फलनात्मक, आय और बचत में पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को बचत, आय और बचत पाए जाने वाले, ठीक है।
उपभोग फलन सी इजकल टू सी नोट प्लस बी वाई। सी का भी मान क्या है? सी होता है यहाँ पे सी नोट, इसे बोलते हैं जीरो इनकम पे जो होती है, जीरो इनकम पे जो सी होती है, सी के मूल्य के जब जीरो इनकम होती है, इसका आंसर करेक्ट है। औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस अपॉन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फटाफट मैं कर देता हूँ, टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। आई में 100 करोड़, तो आई की जगह कितना लिख दो? आई की जगह आप लिख दीजिए ना, और एमपीएस हमारा 0.6 है, डेल्टा एस कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 आ जाएगा। यदि एमपीएस 40% है तो एमपीसी क्या होगा? ये तो मैं करवाया था अभी। ये 40% है, ये 60%। दोबारा क्वेश्चन रिपीट। यदि उपभोग फलन सी इजकल टू सी नोट प्लस बी वाई है, सी इजकल टू सी नोट प्लस बी वाई है, तो बचत फलन क्या होगा? बचत फलन होगा माइनस सी नोट प्लस 1 माइनस बीटा वाई। ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही देख लेते हैं। एमपीसी और एमपीएस का +1 होता है, बिल्कुल सही। और इसके साथ में बता देता हूँ, एपीसी और एपीएस का भी +1 ही होता है हमारे। ये दोनों सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, ये गलत है, ये। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको चेक कर, थोड़ा सा ये ध्यान देना, देख लेता हूँ मैं एक बार। एमपीएस का फॉर्मूला 1 माइनस एमपीसी, ओ माय गॉड, भी सही है। एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस भी सही है, तो प्रूफ सही आ जाएगा। अरे इन दोनों का +1 होता है, तो इसी को हम सब में खोल दिया। बताइए, छोटे दिमाग को नहीं रहता है मुझे। एमपीएस का फॉर्मूला होता है 0.4, तो एमपीएस 0.4 है, चलिए देख लेते हैं। एमपीएस 0.4 है, तो फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एस डेल्टा वाई। एमपीएस 0.4 है, तो 0.4 इक्वल्स टू डेल्टा एस कितना है? डेल्टा एस ही तो निकालना है। इनकम पुट कर दो 1000, डेल्टा एस 400 आ जाएगा। ठीक है, अधिक मांग के कारण, अधिमांग वही बात है, अधिक मांग। एक मिनट, अधिमांग के कारण मांग ज्यादा हो तो क्या होगी? मुद्रास्फीति अंतराल उत्पन्न होगी, कीमत में वृद्धि होगी। ये भी सही लग रहा है। निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग में कमी होती है? समग्र मांग कम करना है, सरकार के क्या करो? व्यय को कम। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है? सरकार के व्यय में वृद्धि। क्या दिक्कत? सर कैसे? देखिए, आपकी मांग को बढ़ाना है तो सरकार आपके ऊपर खूब खर्च कर रही है। आपका पैसा तो खर्च हुआ नहीं ना, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, वित्तीय अंतराल क्या होता है? उत्पादन के स्तर को बढ़ावा, उत्पादन के स्तर को प्रभावित नहीं करता। सामान्य कीमत में बढ़ना वित्तीय अंतराल होता है। महंगाई का मतलब होता है किसी लगातार किसी चीज वृद्धि होना। नेक्स्ट, आय में वृद्धि होने के कारण उपभोग में वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया, आय में बढ़ने से उपभोग भी बढ़ जाता है। एडी वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा, एडी वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा, इनमें से एडी वक्र पर संचलन होगा। संचलन आय से होगा क्या? उपभोग भी बढ़ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारा एडी भी बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर खिसकाव आ जाएगा। यदि मांग, क्योंकि हमारी समग्र मांग बढ़ जाएगी तो बढ़ेगी तो ऊपर। देखिए ऐसे होता है, ये एस होता है, और ये जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा एडी क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी हमारी। ये इतनी होनी चाहिए थी फुल एम्प्लॉयमेंट, ये एक्चुअल डिमांड, डिमांड बढ़ जाएगी। यदि मांग वक्त, इसका आंसर, यदि मांग एडी स्तर पे वृद्धि होने के, यदि एडी के स्तर में वृद्धि करनी है, ठीक है, इसका अर्थ है एडी का वक्र ऊपर की ओर खिसकना। तो स्वायत्त निवेश में वृद्धि चाहिए, स्वायत्त उपभोग में वृद्धि होनी चाहिए, दोनों में नहीं, कोई नहीं, तो दोनों बढ़ जाएगा, उपभोग निवेश, तभी तो एडी। एडी का फॉर्मूला क्या होता है?
ईडी का फॉर्मूला होता है आपका, लेकिन एक चीज, सॉरी, स्वायत्त उपभोग का मतलब होता है सी नोट, तो इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंजम्पशन और निवेश में वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट, आगे देखते हैं फटाफट। अधि और न्यू मांग की स्थिति में ठीक करने के सरकार की आय में क्या करना चाहिए? आय और व्यय की नीति, राजकोषीय नीति। अभावी मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से सरकार की आय और व्यय क्या करना है? अभावी मांग कम है तो मांग को क्या करना है? कम को करने, मांग को बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर देना चाहिए और सरकार के व्यय को बढ़ा देना चाहिए। आंसर आ जाएगा, सर्वर ऋण में कमी कर देनी चाहिए। व्यय में वृद्धि करेंगे तो मांग बढ़ेगी, ठीक है, कर कम कर देंगे, बिल्कुल उपरोक्त सभी आ जाएगा। अभावी या अत्यधिक मांग को ठीक किया जा सकता है, अभावी या अत्यधिक मांग को ठीक किया जा सकता है कब? राजकोषीय नीति द्वारा, मौद्रिक नीति द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, स्थिति अंतराल को ठीक करने के राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया जाना चाहिए? राजकोषीय नीति तो सरकार की आय और व्यय में वृद्धि, और ये सरकारी ऋण में कमी, ऋण में कमी तो नहीं होता है। क्या करें? स्थिति महंगाई है तो महंगाई कर बढ़ा दो, व्यय कम कर दो, बिल्कुल सही। सरकारी ऋण में वृद्धि कर दो, बढ़ेगी तो अंतराल राजकोष। वैसे ये दोनों आंसर आएगा, है ना। ये भी सार्वजनिक ऋण में कमी है, ऋण क्या हो जाएगा? हाँ, सरकार की व्यय, ठीक है। अत्यधिक मांग को ठीक करने के लिए मौद्रिक नीति में निम्नलिखित में घटक, मौद्रिक नीति में रेपो रेट आता है, क्या आता है? क्या आता है? बिल्कुल सही, आंसर डी आ जाए। और लास्ट क्वेश्चन है, संघर्षात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ऋण किस संघर्षात्मक, देखिए संघर्षात्मक का मतलब होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और फ्रिक्शनल जो होता है ना वो टेम्पोररी बेसिस पे होता है, कुछ दिनों के लिए। निम्न मजदूरी की, हाँ, निम्न मजदूरी दर के कारण, उत्पादन क्षमता में अभाव के कारण। संघर्षात्मक बेरोजगारी कब होगी? जब जैसे जॉब आप छोड़ रहे हो तो उसके बीच में जो बेरोजगारी कुछ अल्पकाल के लिए, तो अल्पकाल कब होगा? उत्पादन क्षमता में अभाव है, इसकी अंतर आ जाएगा। नहीं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अल्पकाल होते हैं, मतलब कुछ दिन के लिए जॉब आप क्या कर रहे, बदल रहे हो, तो अल्पकाल में, अल्पकालीन होते हैं, कालीन, अल्पकालीन, अल्पकालीन होते हैं। तो अल्पकालीन कौन से हो जाएंगे? श्रम की अगतिशीलता के कारण, उत्पादन क्षमता में अभाव के कारण, अगतिशीलता, आंसर आ जाएगा। ये 100 क्वेश्चन थे, इसको कर लीजिएगा, टाइम कम है आपके पास, सेल्फ स्टडी ज़्यादा कीजिए। क्वेश्चन जो बेसिक टर्म्स हैं उसको ध्यान, 11 12 के जो भी एमसीक्यूज हैं आपके एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं, इसे हो जाएगा। जितने भी वीडियोज हैं, जो मेरे 5-6 वीडियो बनाए हैं, उसको एक बार देख लें सब वीडियो को, ठीक है, तो उसमें से कवर हो जाएगा। बाकी आपकी कुछ बेसिक नॉलेज काम आएगी तो आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा। कल एक वीडियो और बनाऊंगा, बस कल तक ही वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहें। और जितने भी आपके दोस्त हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ILCC सुपर 50 को। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम से कम एटलीस्ट जो है 10,000 लोगों के पास ये वीडियोज़ पहुँच चाहिए, ताकि ये चैनल पहुँचना चाहिए, ताकि उन सबका भी वेलफेयर हो। थैंक यू, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।